वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा आज का ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एमआरटीपी एक्ट के बाद में जो आता है हमारा कंपटीशन एक्ट, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ना जो हमने जितना पढ़ा है उसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे एमआरटीपी एक्ट है 1969, एक अधिकारिता प्रतिबंध व्यापार अधिनियम। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये जो एमआरटीपी एक्ट है वो 1969 में देश की आज़ादी के बाद भारत में जो आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए आया था। और उसमें दो प्रमुख क्षेत्र पर दो प्रमुख क्षेत्र के लिए दिक्कतें आ रही थी, एक तो कृषि क्षेत्र में और एक औद्योगिक क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र, भारत एक विकासशील देश है इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है औद्योगिक क्षेत्र की। तो औद्योगिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई थी, लेकिन ट्रेडर्स उस नीतियों को क्या करते थे, गलत उपयोग करने लगे थे। तो इसलिए एमआरटीपी एक्ट को लेकर आया गया। एमआरटीपी जो एक्ट लाया गया था दत्त कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। दत्त कमेटी की सिफारिश पर लेकर आया गया था। 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और एमआरटीपी एक्ट को बना दिया। वहीं इसकी बात करें तो देखिए, एमआरटीपी एक्ट 18 सितंबर 1969 को पारित हुआ था संसद से, और राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किए थे 27 दिसंबर 1969 को हस्ताक्षर कर दिए, और 1 जून 1969 को यह संपूर्ण भारत पर लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और इसमें जो इसके लिए जो इसके मुकदमा चलाया जाता था, तो ये मुकदमा एमआरटीपी एक्ट के तहत किस में चलाया जाता था, एमआरटीपीसी यानी मोनोपोलिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन के थ्रू इसमें मुकदमा चलाया जाता था। एमआरटीपी जो एक्ट था उसमें कौन कौन सी बातों पर निषेध लगाया जाता था, मोनोपोलिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी एकाधिकारता व्यापार प्रथा पर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस पर आपका प्रतिषेध लगाता था एमआरटीपी एक्ट। इसके बारे में हमने एक के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था गई वीडियो में। आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एमआरटीपी एक्ट के बारे में। आगे एमआरटीपी एक्ट कहाँ पर लागू होता था इसके बारे में भी आपको बता दिया। कंपटीशन एक्ट के बारे में बात की थी हमने। कंपटीशन एक्ट के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाकर आपको इससे वीडियो पार्ट नंबर 1 में बता दिया। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे द कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करें तो प्रतियोगिता अधिनियम, तो 2002 में औद्योगिक दिक्कतों को दूर करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 से पूर्व भारत में चलता था एमआरटीपी एक्ट। और भारत सरकार ने क्या एलपीजी की जब पॉलिसी अपनाई तो एमआरटीपी एक्ट वहाँ पर कुछ दिक्कतें करने लगा रहा था। जब दिक्कतें करने लग गया था तो 28 अगस्त 2009 को एमआरटीपी एक्ट को रद्द कर दिया गया, और 2002 में जो कंपटीशन एक्ट बनाया था उसको 28 अगस्त के दिन जो 28 अगस्त को 2009 को तो एमआरटीपी एक्ट रद्द किया गया था। वहीं 1 सितंबर 2009 के दिन जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर जो है आपका द कंपटीशन एक्ट लागू कर दिया गया था। इसके उद्देश्य के बारे में हमने बात कर ली थी कि उद्देश्य किस किस के लिए यह लाया गया था। इसमें उद्देश्य में हमने आपको मेन बात बताई कि धारा 3, 4, 5, 6 जो है ये एक तरीके से कंपटीशन एक्ट का हृदय कहा जाता है। इसी के अंदर जो कंपटीशन एक्ट की मुख्य बातों का उल्लेख किया गया, तो हम धारा 3, 4, 5 और 6 ये 4 धाराएं इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे एमआरटीपी जो एक्ट था जो 3 प्रैक्टिसेस पर रोक लगाता था, इसी तरीके से द कंपटीशन एक्ट भी धारा 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत कुछ करार किए जाते हैं, कुछ प्रधान स्थितियाँ होती है जिनका दुरुपयोग होने से रोकता है, उस तरह के करार होने से रोकता है। द कंपटीशन एक्ट की विशेषताओं के बारे में बात कर लिया था। एमआरटीपी एक्ट में हमने जो बात की थी एमटीपी और यूटीपी और आरटीपी के अंतर्गत जो मुकदमा चलाया जाता है तो एमआरटीपीसी के अंतर्गत चलाया जाता है, और मुकदमे की जांच वहीं कौन करता है, डीजीआईआर और सीसीआई जो है वो कंपटीशन एक्ट के अंदर मुकदमा चलाया जाता है सीसीआई के थ्रू, और जाँच करता है हमारा COMPAT। इस तरीके से हमने आपको बता दिया था। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारा जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसकी 4 मुख्य बातों के बारे में। तो प्रत्येक धारा के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जो धारा 3 है जो वो कहती है कि प्रतियोगिता रोधी समझौता जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है धारा 3 के बारे में कहती है, 2 लोगों के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है जिसकी वजह से भारत में होने वाला कंपटीशन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है, मतलब कंपटीशन जो है घटने लगता है, कंपटीशन हो नहीं पाता है। तो ऐसी समझौते को प्रतिस्पर्धा रोधी समझौता कहा जाता है। अर्थात कोई ऐसा उद्यम या उद्यमों का समूह, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी माल
के उत्पादन, वितरण, भंडारण, अर्जन या नियंत्रण या सेवाओं की व्यवस्थाओं के संबंध में कुछ ऐसा करार कर लेते हैं जिससे भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रतिस्पर्धा रुकने लगती है। तो इस प्रकार के जो करार किए जाते हैं, इस प्रकार के जो एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसी हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा प्रतिरोधी करार या समझौते। किसी वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण, वितरण या बिक्री के मूल्य से संबंधित अगर कोई उद्यम या उद्यमों का समूह, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, व्यापारी या व्यापारी का समूह निम्नलिखित प्रकार के, मतलब कौन कौन से प्रकार के, उनका रिजर्व करने वाली स्थिति पैदा कर लेते हैं, या उनका उत्पादन को रिजर्व करने वाली, वितरण से संबंधित, बिक्री से संबंधित अगर जो करार कर लेते हैं यानी समझौता कर लेते हैं, तो इस तरीके का समझौतों को जो रोकता है ना, वो रोकता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की धारा 3 के तहत इस प्रकार के एग्रीमेंट कर लिए जाते हैं। वो कौन कौन से एग्रीमेंट है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहलाएगा इस प्रकार का एग्रीमेंट। तो ये इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होते हैं ना, वो शून्य करार कर दिए जाते हैं द कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं ये कौन कौन से एग्रीमेंट किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्रीमेंट जो किए जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्रकार के किए जाते हैं, कुछ एग्रीमेंट वर्टिकल प्रकार के किए जाते हैं। दो प्रकार के एग्रीमेंट कर लिए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं यहाँ पर यह उत्पादन श्रृंखला की समान स्तर के उद्योगों के मध्य किया जाता है। समान स्तर के उद्योगों के मध्य बोले जाए तो दो चाय बनाने वाली कंपनी आपस में मार्केट को अपने अपने क्षेत्र में कह लेती है। जैसे ये चाय बनाने वाली कंपनी जो है राजस्थान की है, तो ये कहती है आप राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर लीजिए। जो ये चाय बनाने वाली कंपनी है दिल्ली की है, तो कहती है दिल्ली के क्षेत्र को कवर कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट ये दोनों क्षेत्रों में क्या एक अधिकारिता पैदा करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो अपने प्रतियोगिता को ख़त्म करना चाहते हैं और दोनों ने मिलकर इस प्रकार का एग्रीमेंट कर लिया और बाकी किसी कंपनियों को पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पता लगता जाता है कि ये ऑलमोस्ट और दूसरी कंपनियों को यहाँ पर प्रवेश करने नहीं देने चाह रही है, इसलिए इन्होंने इस प्रकार का एग्रीमेंट कर लिया। तो मतलब दो समान स्तर की जो श्रृंखला वाली कंपनियां हैं वो इस प्रकार का एग्रीमेंट करती है, जो आमतौर पर दो प्रतिद्वंदियों के बीच में होता है। अर्थात इसमें एक व्यक्ति फार्म उत्पादक उद्योगपति समान वस्तु से संबंधित दूसरी व्यक्ति फर्म उत्पादक उद्योगपति से कीमत, मात्रा, गुणवत्ता, वितरण से संबंधित इस प्रकार के समझौते करते हैं कि बाजार में एक अधिकारिता प्राप्त की जा सके, मतलब मोनोपोलिक जो फैलाया जा सके, अर्थात प्रतियोगिता को रोकने के वाले समझौते कर लेते हैं। ये समझौते अवैधानिक होते हैं। अर्थात द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इस प्रकार के एग्रीमेंट को शून्य करार कर देता है, उसको इस प्रकार के एग्रीमेंट को होने नहीं देता है। उसके अलावा देखिए उधरदार समझौते की बात करें जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द वर्टिकल एग्रीमेंट। द वर्टिकल एग्रीमेंट में क्या होता है, इस प्रकार के समझौते में उद्यमियों के मध्य उत्पादक की विभिन्न वस्तुओं के स्तरों के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर दो कंपनियाँ जो एग्रीमेंट करती है ना, वो असमान वस्तुओं का उत्पादन करती है लेकिन फिर भी एग्रीमेंट कर लेती है। किस प्रकार का एग्रीमेंट करती है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहला एग्रीमेंट करती है टाइन एग्रीमेंट, जिसे समदर्व व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अंतर क्या करती है कि यह एक ऐसी व्यवस्था कर लेती है जिसमें एक सामान के साथ दूसरा सामान आपको लेना ही पड़ेगा, जैसे गैस के साथ चूल्हा। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रतिस्पर्धा रोधी समझौता कहा जाता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट कर लेती है, अनन्य आपूर्ति समझौता। इसमें कभी कभी क्या करते हैं, सेलर जो होते हैं ना, एक व्यापारी या सप्लायर से ऐसा समझौता करते हैं जिससे आपका सामान केवल मुझे ही सप्लाई करोगे, किसी और को नहीं। इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं ना, वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के संबंधित किस प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, मतलब विशेष वितरण समझौते इस प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। इसमें इसके अंदर कभी कभी वितरण करने वाला सेलर जो होता है ना, वह इस प्रकार का समझौता करता है कि बाजार में केवल उसका ही सामान बेचना है और किसी प्रकार का आपको सामान नहीं बेचना है। ये एग्रीमेंट जो होते हैं ना, वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें सेलर कह देता है, सप्लायर जो सेलर से कह देता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा माल को बेचना, अगर कस्टमर आए
इसके अलावा देखिए रिफ्यूल एग्रीमेंट होते हैं, इसमें सौदा करने से इनकार कर देता है, जिसमें क्या करता है कि सेलर वितरण करने से पहले सौदा लेने से मना कर देता है। पहले तो कहता है कि मैं आपसे सौदा लूँगा, लेकिन बाद में सेलर कह देता है कि नहीं, मैं आपसे सौदा नहीं लूँगा। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट को मना करता है कि हम आपसे माल नहीं लेंगे, क्योंकि उसे दूसरा जो सेलर मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो माल सप्लाई करने से, सौदा करने से इनकार कर देता है, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है ना, वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या, माल की जो सप्लाई को उसका अनुचित प्रभाव के थ्रू ये होता है कि ना हमें वही माल मिल जाएगा और हम उससे माल नहीं लेंगे तो वो हमारे जो है हमसे बार बार विनती करेगा। इस प्रकार के जो अपने ख्वाब बना लेता है वो, इसलिए इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है ना, सौदा करने से इनकार करने वाला एग्रीमेंट होता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। इसके अलावा जो होता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, इसमें क्या है, पुनः बिक्री मूल्य रख रखाव। इसके अंतर्गत वितरण करने वाला ही आगे माल की किस किस कीमत पर बेचना है उसका निर्धारण करके वितरण करने वाला ही कर देता है। जो माल का वितरण करने वाला है, जो सप्लायर है, वही कह देता है कि आपको कस्टमर तक माल किस किस रेट पर बेचना है। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट बना देता है वो पहले से ही। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट जो है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत जो इस प्रकार के एग्रीमेंट जो है अवैध एग्रीमेंट होते हैं, इस प्रकार के एग्रीमेंट को होने नहीं देता है। इसके अलावा हम धारा 4 की तरफ जाए तो प्रधान स्थिति का दुरुपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रधान स्थिति यानी अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन का, तो इसमें ये किया गया जाता है, यह किसी भी उद्यम या उद्यमों का समूह द्वारा प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग पर रोक लगाता है। यदि किसी उद्यम या समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने लगता है तो माल और सेवा की खरीद और विक्रय पर शर्त लगा देता है। माल और सेवा की खरीद विक्रय की कीमत पर शर्त लगा देता है। उपरोक्त दोनों स्थिति में वह कीमत को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या बहुत ज़्यादा घटा देता है, अर्थात वह वास्तव में कम मूल्य में बाजार में उतारता है वस्तु को, ताकि अन्य कोई बाजार में प्रवेश ना करे। मतलब वस्तु की उत्पादन और वितरण सीमा बना देता है, उत्पादन और वितरण की सीमा बना देता है, या वस्तु के उत्पादन या वितरण से संबंधित प्रतिबंध लगा देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंपनी है, वो अपनी बाज़ार में एक प्रधान स्थिति को बनाए हुए हैं, और जैसे ही कोई भी कंपनी मार्केट में अपना मार्केट को कैप्चर करने आने वाली है, मतलब प्रवेश करना चाह रही है, तो यहाँ पर क्या करती है, एक कंपनी से ये एग्रीमेंट कर लेता है कि एक कंपनी जो है प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने लगती है, बी कंपनी को यहाँ पर मार्केट को कैप्चर करने नहीं देती है, तो वह बी कंपनी को बचाने के लिए वह माल की सप्लाई को रोक देगी। जो सप्लायर होगा उससे कह देगी कि नहीं, यहाँ इस बी कंपनी को माल की सप्लाई ना करे, या फिर वह माल को है ना जो मार्केट में जो बहुत कम करेगी, जिससे ताकि है ना बी है ना उसकी पूर्ति ना कर पाए मार्केट में, इस तरीके से। या फिर माल को बहुत कम कीमत पर बी मार्केट उतार देगी, ताकि बी कंपनी आने से पहले ही जो मार्केट से जाने की सोच ले। इस प्रकार से जो प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने लगता है धारा 4 के तहत, तो इस प्रकार के प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकता है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हमारा या कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण या समुच्चय, इसके संबंधित धारा 5 बताती है कि जो अमलगमेशन से संबंधित है ये। इसके अंदर क्या होता है कि अगर दो कंपनियां आपस में एकीकरण होने की सोच रही है या फिर हो रही है, तो यह अधिनियम में कहा गया है कि उस एकीकरण की वजह से प्रतिकूल प्रभाव, अगर यहाँ पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस प्रकार का एकीकरण को नहीं होने दिया जाता है। यहाँ पर 4 मार्च 2016 को केंद्र सरकार ने प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत एकीकरण के संबंध में कुछ अनिवार्य शर्तें डाला है। जो एकीकरण इन शर्तों के अंतर्गत आता है तो सरकार से अनुमति लेनी होती है। इस प्रकार का अगर एकीकरण किया जा रहा है, मतलब अगर इस प्रकार का अमलगमेशन किया जा रहा है, तो पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। कौन कौन सा अमलगमेशन? यदि एक्स
लिमिटेड, वाई लिमिटेड दोनों एकीकरण होने की सोच रही है। अगर दोनों मिल जाने से जो दोनों की कुल संपत्ति है जो 2000 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, या फिर दोनों की कुल जो सेल है वह 6000 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो इन कंपनियों को एकीकरण करने से पहले CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा देखिए, यदि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड किसी ग्रुप से संबंधित है, किसी समान ग्रुप से संबंधित है और एकीकरण होने की सोच रही है, तो इस प्रकार का एकीकरण हो जाने से अगर उनकी कुल संपत्ति या दोनों कंपनियों की कुल संपत्ति है जो 8000 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, या फिर दोनों कंपनियों की जो कुल बिक्री है वो 24000 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंपनी को जो है आपको CCI से अनुमति लेकर ही आप एकीकरण कर सकते हैं इस प्रकार की कंपनियों को। यदि जो कंपनियां एकीकरण होने की सोच रही है उनकी शाखा भारत में या भारत के बाहर भी है, तो ऐसी कंपनियों की कुल संपत्ति, भारत या भारत के बाहर की दोनों प्रकार की कंपनियों की कुल संपत्ति जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा, और उनकी सेल की बात करें तो सेल 3000 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो उसे CCI से अनुमति लेकर ही एकीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनियां एकीकरण की होने की सोच रही है वह कंपनियां किसी ग्रुप से संबंधित है, अर्थात भारत व भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित किए हुए हैं, और यदि एकीकरण हो जाने से उनकी भारतीय संपत्ति, यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, भारतीय संपत्ति 1000 करोड़ और सेल 3000 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें CCI से अनुमति लेनी आवश्यक हो जाती है। जो कंपनियां एकीकरण होने की सोच रही है उन्हें उनकी विदेशी संपत्ति व भारतीय संपत्ति दोनों टोटल मिलाकर यहाँ पर 4000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाती है दोनों की संपत्ति, और विदेशी बिक्री व भारतीय बिक्री दोनों मिलाकर 12,000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंपनियों को CCI से अनुमति लेकर ही जो एकीकरण करवाना होगा, उससे पहले एकीकरण नहीं करवा सकती है। तो इस प्रकार से एकीकरण से संबंधित जो है नियम बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं धारा 6 की, जिसमें कहता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, समुच्चय मिश्रण संयोजन के संबंधी विनियम। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति उद्यम किसी ऐसे संयोजन में प्रवेश नहीं करेगा जिससे भारतीय बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा या प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव पैदा होने की संभावना है, तो ऐसा संयोजन शून्य करार होगा द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत। आई होप आपको फ्रेंड्स जो द कॉम्पिटिशन एक्ट है उसकी धारा 3, 4, 5 और 6 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। फ्रेंड्स 3, 4, 5, 6 यही भारत जो द कॉम्पिटिशन एक्ट है इसकी मुख्य बातों को बताते हैं, और इस तरीके से हमारा द कॉम्पिटिशन एक्ट है उसकी चारों धाराओं के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आने वाली वीडियो में हम वीडियो पार्ट नंबर 3 में बात करने वाले हैं किसकी, CCI की, मतलब किस तरीके से CCI मुकदमा करेगा, मुकदमा की शिकायत करेगा, हम CCI में किस प्रकार से मुकदमा कर सकते हैं, CCI किस प्रकार की कार्रवाई करेगा, CCI के अंदर कौन कौन व्यक्ति होते हैं, उसका गठन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से CCI और COMPT के बारे में बात करेंगे वीडियो पार्ट नंबर 3 में। वीडियो पार्ट नंबर 3 में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स वीडियो पार्ट नंबर 3 को। तब तक के लिए धन्यवाद।